स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में एक बार पुनः हम उपस्थित हैं आपके बीच में एक नई टेस्ट सीरीज़ की श्रृंखला के साथ। दोस्तों, इससे पूर्व लगातार हम आपको अपने चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज प्रदान करते रहे हैं, जिससे आप अवगत होते रहे हैं, बेनिफिटेड होते रहे हैं। सारी बातों से आप अवगत हैं। परीक्षा के संदर्भ में भी जो बातें उभर करके सामने आ रही हैं, निकट भविष्य में यथाशीघ्र परीक्षा संचालित भी होने वाली है। आपकी तैयारी भी हम आशा करते हैं कि अंतिम मुकाम तक पहुंच चुकी होगी और उसको परखने के लिए आप निरंतर अपने द्वारा बनाए गए जो भी आपकी व्यूह रचना होगी उसमें आप लगे होंगे। मेरे द्वारा प्रदान किए गए टेस्ट सीरीज या फिर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी आप अपनी तैयारी को परख रहे होंगे, क्योंकि लास्टली आपको उन प्रश्नों से ही अवगत होना होता है, क्योंकि बड़े बड़े नोट्स और बड़े बड़े जो आपके फाइल हैं उसको आप पढ़ नहीं पाते हो। आपको प्रश्नों के जवाब दे करके अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता को आकलित करना होता है। शुरुआत करेंगे एक नई टेस्ट सीरीज के साथ, जो मेरी श्रृंखला का 14वां टेस्ट सीरीज है। यद्यपि इससे ज़्यादा टेस्ट सीरीज के संदर्भ में हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आपके लिए यह 14वां टेस्ट सीरीज है। इससे पूर्व भी एक दो टेस्ट सीरीज मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर प्रोवाइड किया था। मेरा उद्देश्य है आप प्रश्नों से अवगत हों और आपको उस संदर्भ में जानकारी प्राप्त हो और निरंतर आप अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता का आकलन करते रहें। पहला मैंने बताया था कि इसमें प्रवेश करने के लिए आपको एक कुछ एंट्रीज होती है जो फुलफ़िल करने होते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने अपनी एंट्री फिलअप कर दी है और उसके बाद यह टेस्ट सीरीज़ खुल जाएगा और इसके बाद आपके विद इन टाइम 30 मिनट का प्रश्न 30 मिनट का समय मैंने निर्धारित किया हुआ है, जिसमें आपको जीके के पोर्शन के 30 सवालों के जवाब देने हैं। जैसा कि मैं आपको प्रारंभ से ही बताता आ रहा हूं कि मैं इसमें आपको डिटेल उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता। इससे पहले प्रैक्टिस सेट वगैरह में मैं करता था, लेकिन यहाँ विद इन टाइम जवाब देना है, ऑप्शन को वॉच आउट करना है, सारी चीज़ों को देखना है, परखना है, तो आप समझ सकते हैं। शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। जैसा कि आप जानते हैं 6 यूनिट है, सारी यूनिट से आप अवगत हैं, सारी बातों से आप अभी तक अवगत हो चुके होंगे। पहला प्रश्न देखिए, चूँकि यह बाईलैंग्वेज टेस्ट सीरीज है, बहुत सारे लोगों की भाषागत समस्याओं को देखते हुए इसको बाईलैंग्वेज रखा गया है, जिसमें कि कोई भी भाषागत दिक्कत आपको ना आए। हिंदी अगर कहीं भी टेक्निकल लगती है आपको, तो आप इंग्लिश वर्जन के थ्रू उस चीज़ों को समझ सकते हैं। पहला प्रश्न जो आ रहा है आपका करंट अफेयर्स से, उस पहले भारतीय व्यक्तित्व का नाम बताएं जिसे इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड वियना का अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों, मैंने कई बार आपसे कहा है कि जहां पहला आता है वह इम्पोर्टेंट हो जाता है, और बात यहां पर पहले की तो है ही है, बल्कि पूरे विश्व स्तर पर है। जिससे कि यहाँ देखिए, उस पहले भारतीय व्यक्तित्व का नाम जिसे इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड वियना का अध्यक्ष बनाया गया है, यानी नेम द फर्स्ट इंडियन पर्सनालिटी हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड वियना। यह महिला हैं जगजीत पावड़िया, जिन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है। जगजीत पावड़िया इसका सही जवाब हुआ। अब बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ, और दूसरा प्रश्न यहाँ पर एक बार पुनः एक अलग यूनिकनेस को लिए हुए है। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि आयोग जो यूपीएससी का जो पैटर्न है उसमें थोड़ी सी, और जो जीडीसी जीआईसी से थोड़ी सी अलग इनकी एक अपनी पहचान अभी तक दृष्टिगत हुई है, जो 2 परीक्षाओं इन्होंने कंडक्ट किए हैं। यहाँ पर यह प्रश्न देखें जो मैंने आपके लिए संकलित किया है। सबसे तेज़ गति से दौड़ने वाला जानवर चीता, जो भारत में 1952 से ही एक्सटिंक्ट घोषित किया जा चुका है, उसे किस देश से भारत लाया जा रहा है? उसके ब्रीड को बढ़ाने के लिए भारत उन चीते को ला रहा है, और ये मध्य प्रदेश के अभयारण्य में रखने की इसका प्लान है, और यह लाया जा रहा है साउथ अफ्रीका से। दूसरे का बी यही सही जवाब का। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है देखें आप, पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए
जिसमें अवार्ड देने जैसी भी बातें हैं। तो पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य द्वारा अंकुर योजना शुरू की गई है? विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अंकुर योजना टू इनकरेज प्लांटेशन? और मध्य प्रदेश इसका सही जवाब हुआ। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा इस योजना की शुरुआत करी गई है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी आपका करंट अफेयर से है, रिसर्च से है। किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया तैयार किया है? दोस्तों, दुनिया का पहला नैनो यूरिया तैयार करने वाला भारत की कौन सी कंपनी है? तो यह है इफ़को। इफ़को जो है इस तरह का कार्य करने वाली पहली भारतीय कंपनी है, नैनो यूरिया तैयार करने वाली। तो चौथे का सी यहाँ पर सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी थोड़ा सा अलग हटकर है। नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल की स्टडी के अनुसार 1991 से लेकर 2018 के बीच हुई मौतों में से 1/3 का कारण क्या बताया गया है? 1/3 का क्या रीजन बताया गया है जो डेथ हुई हैं बिटवीन 1991 टू 2018? और इसका जो सबसे बड़ा कारण बताया गया है वह बताया गया दोस्तों क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंज कितना असर डालता है आप देख सकते हैं। अर्थक्वेक, कोविड-19, हंगर से जितनी भूखें नहीं हुई हैं वह क्लाइमेटिक चेंज से हुई हैं। और क्लाइमेटिक चेंज प्रत्यक्षतः तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्षतः बहुत सारे कारण क्रिएट करता है। इससे आप अवगत हो लें। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न एक बार इकोनॉमी करंट से है, और वह है वित्त वर्ष 2020-21 में देश का राजकोषीय घाटा कितना रहा? दोस्तों, इस बार जो देश की इस सेशन का 2020-21 का जो राजकोषीय घाटा है वह 9.3% रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख लिए होंगे। अब बढ़ चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पर मैंने संकलित किया है आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड जो सेकंड सेक्शन है उससे। और एक बात मैं पुनः आपको बता दूं, और इसको आप ध्यान में रख भी लीजिएगा कि जो आप हर एक बार नए नए प्रश्नों को देखते हो, नए प्रश्नों का आप जो सामना करते हो, तो इस बात को आप दिमाग में रख लें कि सिलेबस आपका वही होता है हर एक साल, चाहे वह सिविल का सिलेबस हो, यूजीसी का सिलेबस हो, एनसीईआरटी का सिलेबस हो, सिलेबस वही होता है। लेकिन दोस्तों, हर एक साल प्रश्न बदल जाते हैं, यानी उन्हीं टॉपिक से, उन्हीं पाठ्यांशों से, उन्हीं पाठ्यक्रम से नए प्रश्नों का सृजन हो जाता है। आप देखे होंगे रिपीटेड क्वेश्चन की संख्या बमुश्किल 2 या 4 ही होती है। हर साल हर परीक्षाओं में आपको नए क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो सिलेक्टर्स होते हैं, क्वेश्चन जो सिलेक्ट करते हैं, उनको सिलेक्ट करने की गहराई कितनी ज़्यादा होती है। लिहाजा आप सिर्फ कॉपी पेस्ट किए प्रश्नों को पढ़ करके अपनी सफलता सुनिश्चित नहीं कर सकते। आपको डेप्थ में जाना ही होगा, जिससे कि उन प्रश्नों को आप पकड़ पाएं और आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। क्योंकि 1 या 2 प्रश्न भी अगर आप मिस करते हैं, जैसा कि मैं बार बार आपसे कहता हूं, तो आप सफलता से कोसों दूर हो जाएंगे। और ये पंचवर्षीय योजना आप अच्छी तरह से जानते हैं, कितने वर्षों के बाद ये वैकेंसी आई है और आगे कितने वर्षों के बाद आएगी, कितनी सीटें होंगी, इसकी परिकल्पना कठिन है। तो आप देखें टीचिंग एप्टीट्यूड के इस प्रश्नों को। और यहाँ पर एक बात मैं पुनः आपको बता दूं कि अगर इस परीक्षा की तैयारी के दौरान, चूँकि अब समय नज़दीक है, आप फाइनल युद्ध, अंतिम युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, अब आपकी वो रणनीति साधने का वक्त आ चुका है। कहीं भी अगर आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस सेट जो मेरे द्वारा प्रिपेयर्ड किए गए हैं, सेल्फ मेड हैं, जो सिलेक्टेड किए गए हैं, संकलित किए गए हैं, जिसमें कि सारी पाठ्यक्रम के आधार पर मेरे द्वारा बनाए गए जो प्रैक्टिस सेट है, साथ ही साथ मैंने करेंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, और जो मेरी टेस्ट सीरीज चल रही है, अगर कहीं भी आपको लगता है कि इसमें सम्मिलित होने की आवश्यकता है, तो आप विदाउट हेजिटेशन इसमें जुड़ सकते हैं और अब उन सारी चीज़ों को हमसे प्राप्त कर सकते हैं। बड़े ही न्यूनतम शुल्क अदा करके हम उसको आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप उसे देखिए, बेनिफिटेड होइए। अदरवाइज अगर आप यूट्यूब से देखते हैं, यूट्यूब से देखिए, लेकिन वहाँ पे आपको PDF वगैरह सब मिल जाते हैं। यहाँ पर थोड़ी दिक्कत अवश्य आती है। खैर, देखिए इस प्रश्न को, शिक्षण का कौन सा स्तर शिक्षक और शिष्य दोनों के तथ्यों को, दोनों को
के तथ्यों को आत्मसात एसिमिलेशन करने में सक्रिय भूमिका निभाता है। दोस्तों, शिक्षण का जो स्तर है, जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षण का स्मृति स्तर है, अवबोध स्तर है, चिंतन स्तर है, और यह जो अवबोध स्तर है वह इसका सही जवाब होगा, क्योंकि परसेप्शन लेवल में शिक्षक और शिष्य दोनों को तथ्यों को आत्मसात करने हेतु सक्रिय भूमिका प्रदान करता है। तो यहाँ पर शिक्षक और शिक्षण और शिष्य दोनों जो है अवबोध स्तर में सक्रिय भूमिका आत्मसात करने में निभाते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, अनुमानी पद्धति ह्यूरिस्टिक मेथड शिक्षक से स्वतंत्र विज्ञान सीखने की एक शुद्ध खोज विधि, इसके मुख्य प्रतिपादक कौन हैं? तो इसके मुख्य प्रतिपादक जो हैं वह हैं एच आर्मस्ट्रॉन्ग। एच आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस पद्धति को विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर 8वें का ए हो गया। अगला प्रश्न आपका है कि शिक्षक की सीखने की क्षमता को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? विच टेस्ट इज डन टू नो द लर्निंग एबिलिटी टू द टीचर ऑफ द टीचर? तो यह है एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि उपयुक्तता परीक्षण यहाँ पर सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह एडल्ट जो एडुकेशन है, वयस्क शिक्षण से प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है, और इसकी स्टडी या विधियों और सिद्धांतों को हम किस में पढ़ते हैं? तो इसको हम एंड्रोगॉगी के संदर्भ में जानते हैं। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन इसके डेफिनेशन को आपको अपने ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर 10वें का डी सही जवाब हो गया। अब बढ़ चलेंगे हम 11वें प्रश्न की तरफ, और जैसा कि आप जानते हैं एक परंपरा सी रही है मेरी, जिसमें मैं पाठ्यक्रम के हिसाब से ही प्रश्नों का चयन करता हूं, और मैं आ गया यहाँ पर तीसरे सेक्शन की तरफ। और मैंने आपको बार बार कहा है कि अगर आपको क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटेटिव फैक्ट्स को ध्यान में रखना होगा, और ये सारे प्रश्न जो हैं बड़े ही क्वालिटेटिव हैं, और इनको निश्चित तौर पर परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्नों को आना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ईमेल के संदर्भ में सीसी का क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन बाय सीसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ ईमेल? यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। कार्बन कॉपी इसका सही जवाब हुआ। कार्बन कॉपी यहाँ इस पर इसका सही जवाब हुआ। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ऐसा प्रश्न है, या इस तरह के जो प्रश्न हम ला रहे हैं, इन प्रश्नों को आप कहीं देखे नहीं होंगे। 90% प्रश्न मैं अपने से संकलित करता हूँ, खोजता हूँ आपके लिए। और यहाँ पे एक प्रश्न मैंने बनाया है आपके लिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको अपना सामाजिक नेटवर्क बनाने में सक्षम बनाता है। अ प्लेटफॉर्म दैट एनेबल्स यू टू क्रिएट योर ओन सोशल नेटवर्क इज कॉल्ड। तो दोस्तों, नींग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अपना सामाजिक नेटवर्क बनाने में सक्षम बनाता है। नींग इसका सही जवाब हुआ। और अब बढ़ेंगे हम 13वें प्रश्न की तरफ, और इससे पूर्व भी मैंने आपको जो 13वां प्रश्न दिया है, इससे पूर्व भी मैंने टेस्ट सीरीज के दौरान, यद्यपि मैंने आपको 2-3 टेस्ट सीरीज ही प्रोवाइड की है, लेकिन जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें करीब करीब मैंने 1-2 प्रश्न लगातार आपको कंप्यूटर की जनरेशन है उससे दिया है। और आपसे भी एक बार पुनः गुजारिश करूंगा, आग्रह करूंगा कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर निश्चित तौर पर आप पढ़ लो। आईसी जो चिप्स है किस में यूज होता है, माइक्रो प्रोसेसर किस में यूज होता है, ट्रांजिस्टर ने किस में भूमिका निभाई थी, वो सारी चीज़ें, लैपटॉप पॉमटॉप किस पीढ़ी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन सारी चीज़ों को आप निश्चित तौर पर पढ़ लो, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन निश्चित तौर पर जनरेशन से रहे हैं या होने की संभावना बन सकती है। इन सारी फैक्टों को आपको दिमाग में रखना है आपकी तैयारी के दौरान, जिससे प्रश्न बनते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा महासागर है। आप सारी चीज़ों को याद नहीं कर पाओगे, तो बस सिर्फ आपको ट्रेंड को पकड़ना है और उस काबिलियत को दर्शाना है जिसके बल पर आप यहाँ तक पहुँचे हैं। बस थोड़ी सी कॉन्फिडेंस लेवल को आप बढ़ाइए और सफलता अपनी सुनिश्चित करिए। तो यहाँ पर मैंने रखा है लैपटॉप, नोटबुक, पॉमटॉप और एग्जाम्पल ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। बस बढ़ेंगे अगले 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न यहाँ पर मैंने रखा है, इंटरनेट पर वीडियो ट्रांसमिशन जिनको विलंबित लाइव कास्टिंग भी कहा जाता है, इनमें से कौन है? दोस्तों, इसको हम रियल टाइम वीडियो कहते हैं। रियल टाइम वीडियो 14वें का डी इसका सही जवाब हुआ। और अब हम यहाँ पर आ गए हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ऑब्वियसली जो है आपके जो एनवायरनमेंट, मैन एंड एनवायरनमेंट, जो आपका चौथा सेक्शन है उसका हिस्सा है। और यहाँ पर प्रश्न जो है वह 15वां है, वायु गुणवत्ता सूचकांक। यहाँ पर आप देख सकते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक मैंने रखा है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में खराब वायु जिसकी सीमा 201 से 300 के बीच मापी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, जो आपकी एयर क्वालिटी है उसके लिए जो मेजरमेंट के लिए
0 से 50, एक 51 to 100, 101 to 200, 201 to 300 और 301 to 400 जो एक इसकी लिमिट रखी गई है, उसमें जो ख़राब जो हवा है, वायु है, उसको हम 201 से 300 के बीच के लिमिट में रखते हैं। और इसके लिए कौन सा कलर कोड यूज किया जाता है दोस्तों? अच्छे के लिए तो हरा हो गया, सेटिस्फैक्ट्री या संतोषजनक है तो हल्का हरा है, सामान्य प्रदूषित है तो पीला है, पुअर है तो कौन सा है? तो ऑरेंज है दोस्तों। और अगर वेरी पुअर है तो रेड होगा। इस तरह से यहाँ पर जो प्रश्न बन रहा है उसका जो सही जवाब हुआ वह हुआ ऑरेंज। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी एक बार देखें। सफ़र, वायु प्रदूषण के संदर्भ में सफ़र जाना जाता है। सफ़र यानी कि सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, इसका जो डी है वह सही एब्रीविएशन है। इसको आप जहन में रख लीजिएगा और इस तरह के प्रश्नों को भी आप अपने जहन में रखते हुए आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपको प्रश्नों की गुणवत्ता को ट्रेडिशनल क्वेश्चन के साथ साथ आपको थोड़ी सी डेप्थ में जाने की आवश्यकता है। क्योंकि मैंने बार बार आपसे कहा है कि सिलेबस वही होता है, प्रश्न बदल जाते हैं हर एक परीक्षाओं में, चाहे वह नीट की परीक्षा हो, सिविल की परीक्षा हो, पीसीएस की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा, आपके अपने जीवन के पाठ्यक्रम की परीक्षा हो, हर एक जगह प्रश्न बदल जाते हैं, हर एक साल प्रश्न बदल जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। सिर्फ कॉपी पेस्ट किए गए प्रश्न को पढ़ करके हम अपनी सफलता सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमें थोड़ी सी डेप्थ में जाना ही होगा। खैर, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि विश्व आपदा नियंत्रण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मनाई जाती है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? 13 अक्टूबर दोस्तों इसका सही जवाब है। इस तरह के प्रश्न, चाहे ओजोन संरक्षण दिवस हो, जैव विविधता दिवस हो, पर्यावरण दिवस हो, इन सारे प्रश्नों को आप निश्चित तौर पर याद रख लीजिएगा, क्योंकि इससे एक न एक प्रश्न निश्चित तौर पर आते रहे हैं। अगला प्रश्न जो है, जो मैंने संकलित किया है आपके लिए, बड़ा ही यूनिक प्रश्न है और इस प्रश्न को आप देखें। इस तरह के प्रश्न को मैंने पहली बार अपनी तरफ से बनाने का प्रयास किया है। स्मॉग, जिसे धुएं और कोहरे का मिश्रण कहा जाता है, इनमें से किन दो शहरों के नाम पर इसके प्रकार को जाना जाता है? दोस्तों, पढ़ने के दौरान मैंने पाया कि लंदन और लॉस एंजल्स जो दो टाइप है स्मॉग के, जो जिनके आधार पर हम विश्व के शहरों को आकलन करते हैं, फिर मैंने इसको प्रश्न के रूप में डाला कि लंदन और लॉस एंजल्स दो शहरों के नाम पर हमने स्मॉग का क्लासिफिकेशन किया है। तो आप समझ सकते हैं लंदन और लॉस एंजल्स इसका सही जवाब हुआ। अब बढ़ेंगे, इस तरह की चीज़ों को आप भी अपने पढ़ने के दौरान अपनी नोटबुक में नोट करते जाएं, बनाते जाएं, हो सकता है उसमें से एक क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो अब हम बढ़ेंगे 19वें प्रश्न की तरफ और 19वां प्रश्न जो है वह थोड़ा सा है तो आपका इन्वायरमेंटल इशूज या फिर आपका यूनेस्को से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा करंट भी है। और यह है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा, या करंट अफेयर्स का भी इशू हो सकता है, ध्यान में रखिएगा, हाल में यूनेस्को द्वारा 6 भारतीय सांस्कृतिक विरासत स्थलों को संभावित सूची में जगह दी गई। इनमें से कौन एक शामिल नहीं है? 6 को जगह दी गई, उसमें इसमें कौन, जो 4 इसमें तो हैं, 4 में एक नहीं शामिल है और कौन शामिल नहीं वो आपको बताना है। तो यहाँ पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इसको रखा गया है पोटेंशियल में, संभावित में। घाट ऑफ वाराणसी, वाराणसी के घाट पता है आपको, उसको रखा गया है। टेम्पल ऑफ कांचीपुरम को भी रखा गया है। लेकिन यहाँ पर जो गलत ऑप्शन है वह है बैरकपुर मिलिट्री आर्किटेक्चर ऑफ बंगाल, इसको नहीं रखा गया है, बल्कि मराठियन मिलिट्री आर्किटेक्चर को रखा गया है। तो यहाँ पर बैरकपुर, यहाँ पर ये गलत जवाब हुआ और इस प्रश्न का सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आपका आ गया यूनिट 5 में, किससे, और वह आ गया आपका सोलर सिस्टम से जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? दोस्तों, ग्रेट बियर के माध्यम से। दोस्तों, ये 20वां प्रश्न यहाँ पर छूट गया था। न्यूटन से पूर्व किस प्राचीन भारतीय विद्वान ने लिखा था, पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सब चीज़ों को अपनी ओर खींचती है? दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, हमारी जो प्राचीन ऐतिहासिक जो हमारे साक्ष्य हैं, जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, हमारे द्वारा, हमारे जो पुराने लेखकों द्वारा, प्राचीन मनीषियों द्वारा लिखे गए, विद्वानों द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं, वो आज के डेट में कितने मायने रखते हैं। यद्यपि यूरोपियन और अमेरिकन कल्चर ने इनको एक तरफ से हमें मौका नहीं दिया था, लेकिन यह बात जो है ब्रह्मगुप्त ने उसी समय कह दी थी, न्यूटन से पूर्व कह दी थी। और इसको आज हम समझ सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट बातें थीं उस एज में। इन सारी बातों को कहना अपने आप में एक
गजब तरह का टैलेंट था। तो यह 20वें का ब्रह्मगुप्त सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे 21वें प्रश्न की तरफ। और 21वां प्रश्न, जैसा कि मैंने बताया कि यह आपके सौरमंडल से है। जिस तारामंडल के तारे किस ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, तो यह दोस्तों ग्रेट बियर यानी सप्तऋषि के माध्यम से हम ध्रुव तारे की ओर अपना इंडिकेशन देख पाते हैं, और जिससे कि हम रात्रि के समय का अनुमान लगा पाते हैं, बहुत सारी चीज़ों की गणना कर पाते हैं। तो यहाँ पर सप्तऋषि सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न जो है डैम से, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? 1 या 2 क्वेश्चन डैम से होते रहे हैं। तो यहाँ पर नाथपा झाकड़ी दोस्तों सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में है। बड़ा आसान सा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों को निश्चित तौर पर आप रट जाइएगा। 1 या 2 प्रश्न निश्चित तौर पर आपको मिलेंगे नदियों, सहायक नदियों से, डैम से, अभ्यारण्य से। इन सारी चीज़ों को आप अपने दिमाग में रखेंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी? हु was called savior of India by Florence Nightingale? दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को सज्जन रिपन कहा था और इनको ही भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी, यानी कि 23वें का बी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है वह है रॉलेट एक जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन की जवाब में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? दोस्तों रॉलेट एक जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के जवाब में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी 1920 में, जो 1922 में उन्होंने वापस ले लिया था चौरा-चौरी हत्या कांड के बाद। आप समझ सकते हैं, इन सारी बातों से आप अवगत होंगे। यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब जो हुआ वह सहयोग आंदोलन हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है बीमा और बैंकिंग को हम अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंदर सम्मिलित करेंगे? बहुत सारे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र। तो हम बीमा और बैंकिंग को टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत रखेंगे। और बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में माना? दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह जो माना था जिस इकोनॉमिस्ट ने, यह पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, महबूब उल हक जो जिन्होंने गरीबी के विरुद्ध आर्थिक विकास को लड़ाई के रूप में माना था। इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे 27वें प्रश्न की तरफ। और कंपनियों को नवरत्न, महारत्न एवं मिनी रत्न का दर्जा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज यानी कि केंद्रीय लोक उद्यम विभाग के द्वारा। इस तरह के यूनिक प्रश्नों को आप निश्चित तौर पर अपने ध्यान में रखिएगा। बढ़ेंगे 28वें प्रश्न की तरफ। और 28वां प्रश्न है जो कि जैसा कि आप जानते हैं आपके इकोनॉमी में बैंक भी आपके सिलेबस का एक हिस्सा है, पावर्टी भी आपके सिलेबस का एक हिस्सा है, टैक्स भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो यहाँ पर मैंने चयन किया है आयात निर्यात के लिए वित्त व्यवस्था हेतु निर्यात आयात बैंक यानी एक्जिम बैंक की स्थापना कब की गई? तो यह की गई दोस्तों 1982 में। 28वें का जो है ए इसका सही जवाब हुआ। और अगला प्रश्न एक बार देखें जो थोड़ा जो ट्रेंड है उसके हिसाब से है कि हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एम्बीटेक डेवलप किया है, विकसित किया है? विच आईआईटी हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियस टेम्परेचर डेटा लॉगर एम्बीटेक? और यह किया है आईआईटी रोपड़ ने। आईआईटी रोपड़ इसका सही जवाब हुआ। और बढ़ते हुए हम आ गए हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। और अंतिम प्रश्न जो है वह आपका इंडियन पॉलिटी से है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है? तो यह समकक्ष होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समकक्ष होता है दोस्तों। और यह भारतीय जो चुनाव आयोग है, जो आर्टिकल है वह किस में वर्णित है? यह वर्णित है आपके आर्टिकल नंबर 324 में। इन सारे प्रश्नों से आप अवगत हो चुके होंगे, पैटर्न से आप अवगत हो चुके होंगे। अब आती है बारी सबमिट करने की, अपनी योग्यता को परखने की। और यहाँ पर हम इसको सबमिट कर दे रहे हैं और रिजल्ट को देखते हैं। देखिए सबमिशन के बाद आपका रिजल्ट यहाँ पर शो करेगा और वह रिजल्ट शो कर रहा है मुझे 60 में 60 यानी कि 30 प्रश्न मेरे सही हुए हैं। और हम आशा करेंगे कि परीक्षा में आप भी इसी तरह का अपना स्कोर क्रिएट करें। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। निरंतर हमारी मुलाकात आपसे होती रहेगी। तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद।